ओ नो, इस बार भी मुझे अलॉटमेंट नहीं आया। अरे यार, मैंने 10 लॉट्स के लिए अप्लाई किया था लेकिन मुझे एक भी लॉट नहीं मिला। हेलो राम, तुम्हें अलॉटमेंट मिला? क्या बात कर रहे हो, तुम्हें अलॉटमेंट मिल गया, मुझे नहीं मिला? यार हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हो सकता है गाइस आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो। आईपीओ में आप अप्लाई कर करके थक गए हैं लेकिन आपको अलॉटमेंट नहीं मिल रहा है। हो सकता है कुछ आप स्टेप्स को मिस कर रहे हैं या फिर आप किसी गलती कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप आईपीओ में अपने अलॉटमेंट के चांसेस को मैक्सिमाइज कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं पिंकेश ठकरानी, प्रोफेशनली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आज हम लोग बात करेंगे आपके मुनाफे की। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी आईपीओ के अंदर में 3 कैटेगरीज होती है इन्वेस्टर्स की। पहली कैटेगरी रहती है क्यूआईबी, सेकंड कैटेगरी रहती है एनआईआई और थर्ड कैटेगरी रहती है रिटेल इन्वेस्टर्स की, जिसमें आप और हम निवेश करते हैं अधिकतर। दोस्तों, इन तीनों कैटेगरीज के बारे में समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले क्यूआईबी कैटेगरीज, इसमें म्यूचुअल फंड हाउसेस, पेंशन फंड्स या फिर बड़े बड़े एफआईआईस, डीआईएस पैसा डालते हैं। सेकेंड कैटेगरी होती है एनआईआई, जिसके अंदर में एनआरआईएस, ट्रस्ट या फिर एचएनआईएस पैसा डालती है। दोस्तों, इस कैटेगरी के अंदर में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2 लाख का रहता है या फिर उसके ऊपर का। और सबसे आखिरी कैटेगरी रहती है रिटेल कैटेगरी, जिसके अंदर में 2 लाख के नीचे के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। दोस्तों, इन तीनों कैटेगरीज के अंदर में अलॉटमेंट किस तरह से होते हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहले क्यूआईबीज में अलॉटमेंट होता है इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन प्रपोर्शनेट बेसिस पर। सेकंड होता है एनआईआई कैटेगरी, यहाँ पर भी प्रपोर्शनेट बेसिस पर अलॉटमेंट होता है। लेकिन जो रिटेल कैटेगरी रहती है, जो आप और हम जिसमें निवेश करते हैं, वहाँ पर चलता है लॉटरी सिस्टम, यानी कि यहाँ प्रपोर्शनेट सिस्टम नहीं चलता है। प्रपोर्शनेट सिस्टम का मतलब ये होता है कि मान लीजिए 2 लाख शेयर्स अवेलेबल है, 4 लाख के लिए आवेदन आया है, तो हर 2 में से सिर्फ एक को ही अलॉटमेंट होने वाला है, लेकिन होने वाला है। लेकिन लॉटरी सिस्टम के अंदर में कंप्यूटर एल्गोरिथम यूज करके ये तय करेगा कि आपको अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। एंड दैट्स द रीजन मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर में हम ये देखते हैं कि हमें अलॉटमेंट नहीं मिला है। दोस्तों, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में जब आईपीओ आया तो रिटेल कैटेगरी के अंदर में 165 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, यानी कि हर 165 अप्लाइड में से सिर्फ एक जने को ही अलॉटमेंट होने वाला है। तो दोस्तों, इसका मतलब जो चांसेस है कि आपको अलॉटमेंट आएगा वो बहुत ही कम हो गए ना। दोस्तों, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ध्यान देने लायक है। कई लोगों ने इसमें 4 लॉट, कई लोगों ने 5 लॉट और कई लोगों ने तो पूरे फुल लॉट्स जितने अलाउड थे 13-14 उसके लिए अप्लाई किया, और वहाँ पर ही इनके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन एक सफल आईपीओ आता है तो आपको सिर्फ एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना चाहिए, एक से ज़्यादा लॉट के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द रूल्स, जब बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाता है तो उस कैटेगरी के अंदर में ज़्यादातर लोगों को सेटिस्फाई करने की कोशिश की जाती है, और ज़्यादातर लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए उनको एक एक लॉट का अलॉटमेंट होता है। तो दोस्तों, ये रूल ध्यान रखिए कि आपको एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। नाउ, अभी मेरे पास तो पैसा ज़्यादा है, मुझे ज़्यादा रिटर्न्स कमाने हैं, तो मैं ज़्यादा के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आप ज़्यादा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो टिप नंबर 2 आपके लिए काम की आएगी। टिप नंबर 2 कहती है कि भैया आप ज़्यादा लॉट्स के लिए अप्लाई करें, लेकिन अलग अलग डीमेट अकाउंट से करें। दोस्तों, अलग अलग डीमेट अकाउंट जब मैं बोलूं तो उन अलग अलग डीमेट अकाउंट्स के अंदर में अलग अलग पैन्स भी रहेंगे। समझ लीजिए आपने अपने रिलेटिव्स के डीमेट अकाउंट खुलवा दिए, आपके पेरेंट्स के, आपके स्पाउस के, अगर आपके बच्चे हैं तो उनके लिए आपने डीमेट अकाउंट खुलवाया और उनके डीमेट अकाउंट के थ्रू आपने अप्लाई किया। दोस्तों, सपोज आप अपने अकाउंट से 5 लॉट्स के लिए अप्लाई करने वाले थे, या फिर डीमेट अकाउंट से आपने अलग अलग 5 डीमेट अकाउंट से एक एक लॉट अप्लाई किया, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि किसी न किसी अकाउंट में आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। तो अगर आपका अच्छा खासा फ्रेंड सर्कल है तो आप उनके डीमेट अकाउंट्स के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली वो आपसे कुछ शेयर मांगेंगे, आप उनको शेयर कर दीजिएगा। इसमें टैक्स का कंसिडरेशन होगा, उसको भी कंसिडर कर लीजिएगा। दोस्तों, तीसरी टिप मैं आपको देना चाहूँगा वो ये कि जब आपके पास में बहुत पैसा है, आप रिटेल कैटेगरी के अंदर में 1,90,000, 1,95,000 तक का पैसा ब्लॉक कर देते हैं, अलॉटमेंट चाहते हैं इस बेसिस पर, तो दोस्तों क्यों ना थोड़ा ज़्यादा पैसा मिला के आप इसी को जो है एनआईआई कैटेगरी के अंदर में अप्लाई करें।
NII कैटेगरी यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की कैटेगरी। जब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की कैटेगरी में आप अप्लाई करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर एडवांटेज हो जाता है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट का। यहाँ लॉटरी सिस्टम नहीं चलता है। प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट मतलब आपको कुछ ना कुछ शेयर्स यहाँ पर जरूर मिलने वाले हैं, तो आप अपनी कैटेगरी शिफ्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट, इनकम प्रूफ या फिर किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। ये प्योरली कहने के लिए सिर्फ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कैटेगरी है। इसके अंदर में किसी भी टाइप का कोई भी प्रूफ डॉक्यूमेंट सबमिट करने का जरूरत नहीं रहता है। यहाँ प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट रहता है और श्योर शॉट अलॉटमेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कंपनी के शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए रखे जा सकते हैं, तो बेहतर रहेगा कि आप उसको HNI या फिर NII कैटेगरी के थ्रू ही अप्लाई करें, जहां पर श्योर शॉट अलॉटमेंट आपको प्रोपोर्शनेट बेसिस पर मिल जाएगा। दोस्तों उसके बाद में जब आप इंटरनेट बैंकिंग में ASBA से अप्लाई करते हैं और स्टॉक ब्रोकर के पास में जाकर आप फिजिकली अप्लाई करते हैं, तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा इंटरनेट बैंक की ASBA सर्विस के थ्रू ही आप अप्लाई करें, बिकॉज फिजिकल फॉर्म में कभी गड़बड़ हो सकती है, कुछ सिग्नेचर मिसमैच हो सकता है या फिर कुछ डिटेल्स आपने गड़बड़ की हो सकती है। तो प्लीज़ आप इंटरनेट बैंकिंग सीख जाइए, ASBA के थ्रू अप्लाई करना सीख जाइए और उसी के थ्रू आप अप्लाई कीजिए। दोस्तों एक और बात जान लीजिए, इसके अंदर में बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी कोई सक्सेसफुल IPO आ रहा है तो कट ऑफ प्राइस को टिक करें और अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे बिड करें। अगर आपने लोअर बिड्स की तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। दोस्तों एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि ASBA स्टॉक ब्रोकर दोनों जगह से आपको अप्लाई नहीं करना है। हो सकता है दोनों एप्लीकेशंस आपकी रिजेक्ट हो जाए। दोस्तों उसके बाद में जब रिटेल कैटेगरी की हम लोग बात करते हैं तो कई बार ऐसा होता है जो कंपनीज होती है यूजुअली अपनी सब्सिडरीज का वो IPOs लेकर आती है, तो उस केस के अंदर में वो शेयर होल्डर्स कैटेगरी रखती है, एम्प्लॉयज़ कैटेगरी रखती है। तो अगर शेयर होल्डर कैटेगरी है तो आप अगर शेयर होल्डर कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे भीड़ बहुत कम होती है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस केस में उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड जो कि IPO लाई थी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का, इस समय उन्होंने शेयर होल्डर्स के लिए एक अलग कैटेगरी रखी थी जहां पे सिर्फ 4 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था। अगर आप उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर होल्डर रहते थे तो आप शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर में अप्लाई कर सकते थे। दोस्तों इसके लिए सिर्फ आपको कट ऑफ डेट पर 1 शेयर की जरूरत है आपके डीमेट अकाउंट के अंदर में। तो देखिए IPO कैसा आ रहा है, उसमें शेयर होल्डर कैटेगरी है तो कट ऑफ डेट के पहले 1 शेयर रख लीजिए और फिर शेयर होल्डर कैटेगरी से अप्लाई कर दीजिए। दोस्तों अभी SBI कार्ड्स का IPO आने वाला है, वहाँ SBI अपने शेयर होल्डर्स के लिए कैटेगरी रखने वाली है। HDFC बैंक अपने HDB फाइनेंशियल सर्विसेज का एक IPO लेकर आ रही है, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि शेयर होल्डर कैटेगरी हो सकती है। आप HDFC बैंक या फिर SBI का एक शेयर अपने पास में रखिए, आप शेयर होल्डर कैटेगरी से अप्लाई करके अपने चांसेस ऑफ अलॉटमेंट बढ़ा सकते हैं। दोस्तों एक और चीज़, एम्प्लॉय जब रिजर्वेशन रहता है उनके लिए, तो उस केस में मैंने पिछले साल ये किया था, आपके लिए हो सकता है एप्लीकेबल। दोस्तों पिछले साल HDFC AMC का IPO आया था और उस IPO के अंदर में मैंने HDFC के एक एम्प्लॉई के साथ में बात की, उसे कहा कि वो पूरे शेयर्स के लिए अप्लाई नहीं कर रही है तो मैं उसको अपने पैसे दे देता हूँ, हम बाद में जो है शेयर्स को बांट लेंगे, उसके प्रॉफिट को बांट लेंगे, टैक्स का बर्डन जो रहेगा मैं उसको दे दूंगा। तो इस तरह से हमने एक अरेंजमेंट किया और उसके बाद जब शेयर्स अलॉट हुए तो मुझे भी उसका बेनिफिट मिला। दोस्तों ऐसे केस में वो आपका जो फ्रेंड है, जो वहाँ पे एम्प्लॉय है, वो ईमानदार होना चाहिए, पैसे के मामले में अच्छा होना चाहिए, आपका उसके साथ पहले व्यवहार होना चाहिए। तो इस ट्रिक को भी आप यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे आखिरी टिप की मैं बात करूँगा, बहुत ही कम लोगों को पता होगी दोस्तों, ये टिप ऐसी है प्री IPO के बारे में। उज्जीवन के केस में देखा हमने प्री IPO हुआ, इवन अभी हम देख रहे हैं HDB फाइनेंशियल सर्विसेज का IPO अनाउंस होने वाला है, उसके पहले प्री IPO राउंड चल रहे हैं। बहुत सारी कंपनी प्री IPO राउंड्स के अंदर में अलॉटमेंट दे देती है, अच्छा खासा प्राइस उसको मिल जाता है। प्रिंस पाइप्स के केस में हमने देखा कि 178 रुपीज़ पर प्री IPO अलॉटमेंट हो गया है। दोस्तों ऐसे केस के अंदर में आपको इंक्वायरी करनी है कि कहीं पर प्री IPO अलॉटमेंट हो रहा है क्या, कोई शेयर होल्डर अपने शेयर्स बेच रहा है क्या। दोस्तों ऐसे केस के अंदर में मैंने एक वेबसाइट देखी, इक्विटी HDB फाइनेंशियल सर्विसेज के प्री IPO शेयर्स 1100 रुपये के भाव पे दे रही है। आप भी चाहे तो उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं वहाँ पे, लेकिन
क्वांटिटी आपको बहुत ज़्यादा लेनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रहेगा, पूरी तरह से लीगल होता है, इसके अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यही प्रॉब्लम रहता है कि शायद उसका आईपीओ नहीं आया तो फिर आप उस शेयर्स को कैसे बेचेंगे। तो अगर आप श्योर है कि उस पर्टिकुलर कंपनी का आईपीओ आने वाला है और वो कंपनी काफ़ी अच्छा आईपीओ के अंदर में लिस्टिंग गेन्स या लॉन्ग टर्म गेन्स दे सकती है, तो प्री आईपीओ का एक रूट आप अपना सकते हैं, उसके थ्रू आप शॉर्ट जो है अलॉटमेंट ले सकते हैं और काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, हम जब भी आईपीओ के अंदर में निवेश करते हैं तो उसकी पूरी स्टडी करके आप निवेश करें, उसके फंडामेंटल्स को चेक करें। इसके लिए आपके पास में जो वीडियोस अवेलेबल है या फिर जो मटेरियल अवेलेबल है नेट पर, उसको ज़रूर देखें, उसके बाद ही निवेश करें। इस चैनल के अंदर में हम आपको आईपीओ या फिर मार्केट या फिर बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें बताते रहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी तरह के वीडियोस हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।